हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इमरान फ़ारूक फ्रॉम डेवगीक और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ नेक्स्ट जे 13 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स के सेकंड पार्ट में। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो पिछले प्रोजेक्ट में नेक्स्ट ऐप बनाई थी क्रिएट नेक्स्ट ऐप की मदद से, उसका मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउटिंग एंड नेविगेशन इन नेक्स्ट जे 13, ठीक है। और आगे हम फिर बात करेंगे क्लाइंट वर्सेस सर्वर कंपोनेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का लिंक आपको मिल सके। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ जो हमने पहले ऐप बनाई थी। उसके लिए मैं अपने कोड एडिटर में आया और ये एक स्टैंडर्ड ऐप है जो हमने बनाई थी पिछली बार क्रिएट नेक्स्ट ऐप की मदद से। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर जो है ये हमारा ऐप फ़ोल्डर है। इसे ऐप फ़ोल्डर भी कहते हैं और नेक्स्ट जेएस के डेवलपर इसे ऐप राउटर भी कहते हैं। बेसिकली ये वो फ़ोल्डर है जिसके अंदर से हम राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जेएस 13 है इसमें राउटिंग जो है वो फाइल बेस होती है, ठीक है जी। और इसमें कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। इस फ़ोल्डर को ओपन किया मैंने। सबसे पहले हमारे पास है जी लेआउट डॉट टीएसएक्स। ये बेसिकली एक कंपोनेंट है, रिएक्ट कंपोनेंट है और उसमें हमने कुछ एचटीएमएल को रिटर्न करवाया है। और इसके अंदर देखें कि आपके मैं यहाँ पर एक चिल्ड्रन उन्होंने यहाँ पर एज अ प्रोब को यहाँ पर जेएसएक्स में पास किया हुआ है। ये चिल्ड्रन क्या है, जैसे ही आप नेक्स्ट जेएस पे काम स्टार्ट करते हैं आप अपने ऐप के जिस पेज राउट पे जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चिल्ड्रन रिप्लेस हो जाएगा और वो आपका राउट चलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये उन्होंने किया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी पेज डॉट टी एस एक्स। बेसिकली ये पेज हमारा डिफ़ॉल्ट रूट पेज है। इसमें जो सी सारी हमें ये जे एस एक्स दी हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लेआउट डॉट टी एस एक्स के चिल्ड्रन की जगह जाके रेंडर हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा मेन राउट है जिसे आप स्लैश राउट भी कहते हैं, ठीक है जी, फॉरवर्ड स्लैश। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसमें जो है ये मैं सारा ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर आकर रिटर्न कर देता हूँ एक डिव, या फिर मैं यहाँ पर करता हूँ h1 और वहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। और इसके बाद मैं अपनी ये ऐप को रन करता हूँ। इसका सर्वर लोकल सर्वर चलाने के लिए आपके पास आना चाहिए npm run dev, ठीक है। तो आप इस कमांड को लिखेंगे तो आपका वो लोकल सर्वर स्टार्ट कर देगा जो कि यूजुअली 3000 पोर्ट पे खुलता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक ग्लोबल CSS की फ़ाइल है। इसमें जो CSS लिखी जा रही है वो सारी हमारे इस ऐप के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट वगैरह जो चीज़ें पेजेस वगैरह राउट्स बनेंगे उस सब पे ये इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमारा ये कह रहा है कि भाई आपका जो रेडी हो गया वह आपने सिर्फ इसे ओपन करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर आकर और यहाँ पर आकर ओपन किया और ये हमारी उस पर वो काम उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये मैं देख लेता हूँ यहाँ कंपाइलिंग शुरू हुई, देखें कंपाइलिंग पेज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी हमारा। जैसे यहाँ पर वो हमें बताएगा भाई आपका पेज कंपाइल हो गया, तो आपका वो देखिए जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपका पेज कंपाइल्ड इन 1148 मिली सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर देखें हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें आप पीछे कुछ अजीब सी चीज़ आ रही, क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी ग्लोबल CSS में जो हमने ये ऐप बनाई है हमारी बॉडी को उसने कोई बैकग्राउंड दिया हुआ है। और अगर मैं इसे रिमूव कर दूं और फिर से सेव करूं और वहां जाऊं अपने उसमें, तो ये देखें हमारा वो गायब हो गया और इसने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर लिया। इसे आप हॉट रिफ्रेश भी कहते हैं या फास्ट रिफ्रेश भी कहते हैं। जैसे ही आप अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल या CSS फाइल नेक्स्ट जेएस की ऐप में सेव करते हैं एडिट करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर दोबारा से उसे रिफ्रेश करके आपको लेटेस्ट चेंजेस दिखा देता है, ठीक है जी।
तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सबसे यानी कि इतने इम्पोर्टेंट हमारे पास फ़ोल्डर नहीं है, जैसे कि हमारा पब्लिक फ़ोल्डर है। पब्लिक फ़ोल्डर में बेसिकली आप अपने स्टैटिक एसेट रखवाते हैं, जैसे कि इमेजेस वगैरह, आइकन्स वगैरह सारे किस में लगवाते हैं आप? पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है जी। जैसे कि मैंने यहाँ नेक्स्ट एसवीजी दी हुई है और वर्सल एसवीजी दी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है ये किस कंपनी ने बनाई है, उसका नाम है वर्सल, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए जो ये बाकी चीज़ें हैं, ESLint, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट config डॉट जेएस को भी आप बहुत कम छेड़ते हैं, ठीक है जी। उसके बाद tailwind config डॉट जेएस को भी बहुत कम छेड़ते हैं, और इसको भी आपको ts config डॉट जेसन को भी आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी इसको पैडिंग दे लेता हूँ कुछ, क्योंकि वो थोड़ा-सा बिल्कुल ही उसके बॉर्डर के साथ लग गया हुआ है हमारा टेक्स्ट, जिसकी वज़ह से वो हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर इसने हमारी सेटिंग देखें सेव करा के उसने यहाँ पैडिंग दे दी है। नेक्स्ट जो है, अब हम बात कर लेते हैं राउटिंग की। बेसिकली जब भी आपने अपने नेक्स्ट जेएस की ऐप राउटर में आपने जब भी बनाना है नया राउट, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने ऐप के फ़ोल्डर में जाकर आपने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है, और उसका नाम आपने रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रखते हैं यहाँ पर यूज़र। और उस यूज़र फ़ोल्डर के अंदर आपने एक फ़ाइल बनानी है page.tsx या फिर jsx या फिर js, क्योंकि हम यहाँ टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर tsx रखा है, ठीक है। इसे सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं RAFC लिख के और इसे मैं चेंज करके कर देता हूँ यूज़र्स पेज, ठीक है जी। ये हमारा अब वो राउट तैयार हो चुका है। अब इसे हमने एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ना है, हम यहाँ से जाएंगे अपने लोकल होस्ट 3000 में, और यहाँ पर जाकर मैं लिखूँगा /users और इसे मैं एंटर कर दूँगा, तो ये हमारा यूज़र्स वाला राउट को रेडी कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि नोड पेज इज़ नॉट फाउंड। ये यहाँ पर ये क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने इसका नाम क्या रखा है यहाँ पर, यूज़र्स नहीं रखा, जिस वजह से वो हमें गलत किया है। इसलिए आपने नामों को एहतियात करनी है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ और इसके बाद इसे सेव करने के बाद मैं दोबारा से जाता हूँ और हमारा ये पेज देखते हैं रेंडर होता है कि नहीं। तो यूज़र्स के राउट कोड एंटर कर रहा है, यहाँ पर अभी भी वही आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो ये चेंज है ये भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ उसके अंदर। बेसिकली लोकल होस्ट 3000 में जाएँ, उसके बाद जाके मैं दोबारा से यूज़र पे जाता हूँ। ये देखिए हमारा यूज़र पेज आ गया। बेसिकली ये था कि वो इस चीज़ को और रिफ्रेश नहीं करता, क्योंकि आपने एक अपने उस राउट के फ़ोल्डर को चेंज किया है। इस वजह से देखिए अभी हमारा यूज़र पेज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नया राउट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब भी अपने राउट जो बनाना, राउट का फ़ोल्डर बनाना, उसके अंदर आपने जो मेन फ़ाइल है उसका नाम आपने रखना है पेज, ठीक है जी। पेज से शुरू होना चाहिए वो, क्योंकि ये हमारी जो नेक्स्ट जेएस की ऐप है ये बाय कन्वेंशन चलती है, बाय कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलती, ठीक है। क्योंकि जैसे ही रिएक्ट के जो पीछे बंडलर है उसे आप फ़ोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स नज़र आता है, तो वो उसी वक्त उस राउट को वो कैच कर लेता है। अगर इसकी जगह आप कुछ और लिखेंगे तो वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक CSS की फाइल बनाता हूँ, test.css, और इसे मैं सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ यूज़र स्लैश टेस्ट डॉट CSS या टेस्ट लिख देता हूँ, तो हमारी वो ये फाइल को कैच नहीं करेगा। ये देखिए नोट फाउंड लिखा हुआ आ गया। और अगर मैं CSS भी कर देता हूँ यहाँ पर, तो तब भी हमारा ये देखें हमारी वो फाइल को नहीं उठाता। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है नेक्स्ट.js का, कि आप अगर इसमें अपनी उसके साथ उसकी CSS फाइल बना सकते हैं, लेकिन वो उसे वो रेंडर नहीं करेगा। जबकि पेज जो हमारा पहला लेगेसी पेजेस राउटर होता था उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती थी हमें, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसमें हम नेस्टेड राउट कैसे बनाते हैं। नेस्टेड राउट बनाने के लिए मैं यूज़र्स के फ़ोल्डर में आया और मैं यहाँ पर आके एक नया फ़ोल्डर बनाया और इसका मैंने नाम रख दिया न्यू, ठीक है जी। और इस न्यू के फ़ोल्डर के अंदर मैंने फिर क्या करना है, नई फाइल बनानी है पेज डॉट टीएसएक्स,
ठीक है जी। और इसके अंदर मैं अपना RAFC करता हूँ। ये RAFC मैं कहाँ से कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने एक्सटेंशन की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू यूज़र पेज, ठीक है जी। तो ये हमारा न्यू यूज़र पेज हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैं नेस्टेड राउट को रन करता हूँ। यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ यूज़र/न्यू, इसको एंटर कर देता हूँ। देखो मेरा वाला राउट हटता कि नहीं है। और ये देखें हमारा न्यू यूज़र पेज का राउट उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, ठीक है जी। एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा था, एक्सटेंशन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ES7 प्लस रिएक्ट, ये वाली एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर RAFC लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिएक्ट कंपोनेंट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब राउटिंग के बाद हम बात कर लेते हैं इसको, आगे जाके राउटिंग को मैं और डीपली आपको समझाऊंगा जब हम अपने मेन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। नेक्स्ट जो है अब मैंने बात करनी है किस चीज़ पे, वो है कि हम इसमें नेविगेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं अपने page.tsx में और हेलो वर्ल्ड के यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिव देता हूँ और डिव देने के बाद यहाँ हेलो वर्ल्ड ले लिया, उसके नीचे मैं देता हूँ यहाँ पर एंकर टैग, क्योंकि लिंकिंग करने का बेसिकली तो हमें यही तरीका पता है। और यहाँ लिखता हूँ मैं /यूज़र्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र्स और इसे मैं सेव कराकर जाता हूँ अपने लोकल होस्ट 3000 पे, क्योंकि हमने अपने मेन राउट पे जाना है। तो ये देखें हमारा यहाँ पर लिंक आ चुका है। और इसे समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कि एंकर टैग यूज़ करना क्यों एक बैड अप्रोच है नेक्स्ट.js के अंदर, ठीक है। तो मैं अपने यहाँ पर नेटवर्क में आया और देखें आप, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ये देखें हमारी कितनी रिक्वेस्ट दोबारा से हो रही है, 12 रिक्वेस्ट और 1.6 MB ट्रांसफ़र। यानी कि हमारी ये सारी फाइल जो हैं नेक्स्ट.js की दोबारा से रेंडर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं ये, क्योंकि आपका जो एंकर टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरे से पूरे पेज या पूरी ऐप को रिफ्रेश कर देता है, जिसकी मदद से वो सारी चीज़ों को रेंडर करता है। लेकिन हमें ऐसी फंक्शनलिटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, फ़र्ज़ करें इस पेज में मेरे पास एक टॉप बार हो, एक साइड बार हो, और मैं अगर उसे इस राउट को चेंज करूं तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा ये जो साइड नेविगेशन है या टॉप नैव बार है ये दोबारा से रेंडर हो। उसके साथ हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में बहुत फ़र्क आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमारी जो नेक्स्ट.js है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि राउट चेंज करने पे हमारा जो है ऐप रिफ्रेश ना हो, बल्कि वो सिर्फ अपने इस डोम के एलिमेंट को चेंज कर दे। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट.js ने बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ दी है जिसकी मदद से हम इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर इसे मैंने चेंज कर दिया लिंक, और इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया लिंक को नेक्स्ट/लिंक से, ठीक है जी। और ये देखिए अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको असल फ़र्क क्या होता है इसमें कि लिंक का हमें क्या फ़ायदा है। अब मैं दोबारा से जाता हूँ अपने लोकल हाउस 3000 पे और उसके बाद मैं अपना ये काउंसिल, ये जो है हमारी रिक्वेस्ट की जो है, इसे मैं कर देता हूँ क्लियर नेटवर्क लॉग। और अब देखें आप नीचे कि क्या दोबारा से हमारे पास 12-13 ऐप हमारी फाइल लोड होती हैं। तो मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ और ये देखें आप, सिर्फ कितनी फाइल उन्होंने रिक्वेस्ट की, 2, और कितना डाटा 877 बाइट्स, यानी कि 1000 टाइम्स लेस देन 1.6 मेगाबाइट्स। ये देखें कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने नेविगेशन इसमें इस्तेमाल करनी है नेक्स्ट की ऐप में, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने लिंक का जो कंपोनेंट है वो यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। तो अब उस पे बात हम स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट को समझने के लिए मैं चलता हूँ अपनी स्लाइड्स की तरफ, और यहाँ पर आकर मैं अपनी स्लाइड ऑन की और मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जब भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करते हैं वो बेसिकली दो एनवायरनमेंट में रेंडर हो सकती है। नंबर 1 वेब ब्राउज़र, नंबर 2 नोड.js रन टाइम। यानी कि आपकी एक तो जावास्क्रिप्ट फाइल क्लाइंट साइड पे
यानी कि ब्राउज़र में रेंडर हो सकती हैं, दूसरा आपके सर्वर पे रेंडर हो सकती हैं। अब जो क्लाइंट साइड पे जो रेंडर होती है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल, उसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और जो हमारी सर्वर पे रेंडर होती है जावास्क्रिप्ट फाइल, उसे हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग में फ़र्क क्या है और क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसमें लार्ज बंडल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट पे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी ऐप कहाँ लोड हो रही होती है, आपके वेब ब्राउज़र में, जिसकी वजह से आपके जावास्क्रिप्ट के बंडल जो हैं वो लार्ज हो जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जो ऐप है वो क्या होती है, रिसोर्स इंटेंसिव हो जाती है। इंटेंसिव से मुराद यहाँ पर ये है कि आपको परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी चीज़, आपकी जो क्लाइंट साइड पे आपकी जो रिएक्ट की ऐप चलती है, तो वो बेसिकली आपकी एचटीएमएल को लोड नहीं करती, बल्कि वो एक div with the ID of root, वो सिर्फ div शो होती है, उसके अंदर कोई HTML का एलिमेंट शो नहीं हो रहा था। इससे क्या नुकसान होता है कि जब भी आपके गूगल के सर्च क्रॉलर जो हैं एसईओ वाले, वो जब आते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो उन्हें वहाँ पर कोई HTML डाटा नहीं मिलता, तो आपकी एसईओ नहीं हो पाती क्लाइंट साइड रेंडरिंग वेबसाइट में। सबसे लास्ट और लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, लेस सिक्योर होते हैं। इसमें आपकी एपीआई के कीज़ का चोरी होने का खतरा होता है। ठीक है जी, किस साइड पे? क्लाइंट साइड रेंडरिंग में। जबकि इसकी दूसरी तरफ जो है हमारे पास, वो है सर्वर साइड रेंडरिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास स्मॉल बंडल रन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ज़्यादातर कंपोनेंट कहाँ पर रेंडर होके आते हैं, सर्वर पर, और जब वो वहाँ से भेजते हैं डाटा, तो वो एज अ एचटीएमएल की सूरत में भेजते हैं। ठीक है। रिसोर्स एफिशिएंट होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आपकी जावास्क्रिप्ट के बंडल जावास्क्रिप्ट कहाँ पर रेंडर हो रही है, सर्वर साइड पे, सर्वर पर, तो आपकी रिसोर्सेज कम से कम यूज हैं और आपकी परफॉर्मेंस ऐप की बेहतर होती है। नेक्स्ट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर पे आपके जो आपके कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके जब वो कंपोनेंट रेंडर होते हैं, तो वो आपके वेब ब्राउज़र को उसकी एचटीएमएल पूरी की पूरी भेजते हैं। जिससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपके जब एसईओ के हवाले से बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जब गूगल के सर्च बोर्ड आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो आपके एचटीएमएल का डाटा देखते हैं, उस कंटेंट को रीड करते हैं, और वो अपने सर्वर में जाके उसे सेव कर लेते हैं, और आपकी फिर रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट चीज़, मोर सिक्योर, क्योंकि आपकी सारी एपीआई कीज़ वगैरह कहाँ पर, सर्वर पर रेंडर कर रही होती हैं, उसका फ्रंट एंड से कोई ताल्लुक नहीं होता, फ्रंट एंड पे वो की कभी भी नहीं आती। इस वजह से वो सर्वर काफ़ी आपका सिक्योर होते हैं, और वो आपकी कीज़ वगैरह, एपीआई कीज़ वगैरह आपकी सिक्योर हो जाती हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि सर्वर कंपोनेंट्स क्या नहीं कर सकते। सर्वर कंपोनेंट क्या नहीं कर सकते? लिसन टू ब्राउज़र इवेंट्स, यानी कि ब्राउज़र के जितने भी इवेंट हैं, जैसे कि इनपुट के इवेंट हैं या फिर ऑन क्लिक के इवेंट हैं, ये कोई भी ऐसा इवेंट आप अपने सर्वर कंपोनेंट पे रन नहीं कर सकते। एक्सेस ब्राउज़र एपीआई, ब्राउज़र की एपीआई आप नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके कंपोनेंट किस पे चल रहे हैं? सर्वर पे, ब्राउज़र पे नहीं चल रहे। इसकी मदद से आप अपनी लोकल स्टोरेज की एपीआईज़, फेच की एपीआईज़ वगैरह आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ है मेंटेन स्टेट, आप अपना स्टेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट पे आप किसी भी किस्म की इंटरैक्टिविटी को ऐड नहीं कर सकते, और अपना जो यूज़ इफेक्ट हुक है वो भी आप अपने सर्वर कंपोनेंट में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वो भी एक इंटरैक्टिविटी में आती है। ठीक है। फर्ज करें आप, हम लोग एक ऐप बना रहे हैं, उसमें ये वाले कंपोनेंट है, नैब बार, साइड बार, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट कार्ड, पेजिनेशन और फुटर। ठीक है जी। और अगर हम ये सारे अपने जो हैं रेंडर करवा दें किस पे, अपनी क्लाइंट पे, तो हमारा जो बंडल है वो बंडल साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे हम ये किस पे रेंडर करवा रहे हैं, अपने क्लाइंट पे, वेब ब्राउज़र पे। लेकिन अगर हम इसी को ले जाएं अपने सर्वर की तरफ, तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बंडल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जैसे कि अब यूजुअली ये होता है कि हमने अपने जो प्रोडक्ट की लिस्ट में से है, उसमें हम प्रोडक्ट कार्ड को रेंडर कर रहे थे, और उसमें एक बटन होता है ऐड टू कार्ट। और अगर हम अब इसको प्रोडक्ट कार्ड को सर्वर पर रेंडर करेंगे, तो हम ऐड टू कार्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्वर कंपोनेंट में आप किसी भी किस्म की इंटरैक्टिविटी नहीं कर सकते। अब उसको हल करने के दो तरीके हैं। ठीक है जी। उसे हम समझते हैं प्रैक्टिकल चीज़ से। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपना प्रोडक्ट कार्ड का कंपोनेंट सारा का सारा कहाँ पे ले जाता हूँ,
क्लाइंट पे, सिर्फ ये वाला हमारा क्लाइंट पे रन करेगा, बाकी सारे हमारे सर्वर पे रन करेंगे। तो एक ये एफिशिएंट तरीका है। दूसरा इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट में जो बटन है उसको हम अलहदा एक कंपोनेंट में ले जाते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं ऐड टू कार्ट, और उस वाले कंपोनेंट को क्या करते हैं हम क्लाइंट कर देते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं हमने कोड एडिटर की तरह और यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने कंपोनेंट्स में अपने एक कंपोनेंट बनाया प्रोडक्ट कार्ड डॉट tsx, और इसमें मैंने प्रोडक्ट कार्ड लिया और यहाँ पर मैंने डिव के प्रोडक्ट कार्ड के बाद मैंने यहाँ पर एंटर करवाना है बटन, और मैं अब करता हूँ क्लास यानी कि यहाँ पर देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन पास करता हूँ और इसे मैं करता हूँ कॉन्सोल लॉग, और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड टू कार्ट। ठीक है। और इस वाले अपने कंपोनेंट को मैं रेंडर करवाना चाहता हूँ अपने मेन पेज पर। तो मैं यहाँ आया और यहाँ पर आकर मैंने अपना वो इंपोर्ट करवा लिया, कौन सा, वो वाला कार्ड कंपोनेंट, और मैं यहाँ पर आकर इसे मैं सेव करता हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी ऐप में और ऐप को री रन करता हूँ। तो ये देखें क्या कह रहा है, इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स, इफ यू नीड इंटरेक्टिविटी कंसीडर कन्वर्टिंग द पार्ट ऑफ दिस टू अ क्लाइंट कंपोनेंट। यानी कि उसने हमें पहले बता दिया कि भाई आप इसे ऑन क्लिक, क्योंकि एक इंटरेक्टिविटी इवेंट है और आप इसे सर्वर कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं एक तो तरीका हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने इस सारे कंपोनेंट को क्लाइंट में कर दूँ। उसको करने का बड़ा तरीक़ेकार आसान किया है नेक्स्ट वालों ने। आपने यहाँ पर आकर एक डायरेक्टिव देना है यूज़ स्पेस क्लाइंट। ठीक है जी। और इसे मैं सेव करवा देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि हमारी ऐप चलती है या नहीं, और ये हमारी ऐप री रन कर रही है, और ये देखें हमारी वो क्या चल गई है, वो ऐड टू कॉल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी। हमारा बटन चल रहा है, और मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप हमारा क्लिक हो रहा है। लेकिन इससे हमें क्या नुकसान होगा कि हमने पूरा अपना प्रोडक्ट टू कार्ड का जो कंपोनेंट है वो सारा का सारा हमने क्लाइंट कर लिया। दूसरे तरीके का जो इसका मोर एफिशिएंट वे है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं अपने इस बटन की फंक्शनैलिटी को ले जाऊँ वहाँ से, यहाँ से निकाल के, और इसे मैं करता हूँ यहाँ से कट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ ऐड टू कार्ट डॉट tsx, और यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट एंटर करवाता हूँ, और यहाँ पर मैंने डिव की जगह रिटर्न करवाना है यहाँ पर कार्ड का बटन। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट अपने क्लाइंट में कंपोनेंट में। तो मैं इसे करूँगा यूज़ क्लाइंट, और उसके बाद मैं अपना यहाँ से जो है ये यूज़ क्लाइंट को ख़त्म कर लेता हूँ। अब ये वाला हमारा जो है किस पे रन करेगा, सर्वर पे, सर्वर कंपोनेंट हो गया, और ये वाला कंपोनेंट जो है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट हो गया। एक सबसे ज़रूरी चीज़, ऐप राउटर में जितने भी पेजेस और कंपोनेंट बनते हैं वो तमाम के तमाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट होते हैं, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। ठीक है जी। उसे क्लाइंट बनाने के लिए आपको ये डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। और देखिए अब भी हमारी ऐप चल रही है, लेकिन अब मैंने क्या करना था, यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है उस बटन को, ऐड टू कार्ट के कंपोनेंट को अपने इसमें प्रोडक्ट कार्ड में। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड के नीचे मैंने एक और डिव दे दी, और डिव के अंदर मैंने दे दिया ऐड टू कार्ड का कंपोनेंट, और इसे मैं सेव करवाया, और सेव करवाने के बाद मैं यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है जी, I cannot read properties of one device reading call. ओके, यहाँ पर कहाँ पर ये एरर दे रहा है, ये देखिए एरर ख़त्म हो गया। वो हमें सर्वर की तरफ से भी एरर आ रहा। तो अगर मैं इस बटन को अब क्लिक करता हूँ तो ये देखिए क्लिक चल रहा है, लेकिन ये हमारा कंपोनेंट सिर्फ ये वाला जो है ऐड टू कार्ड वाला बटन सिर्फ क्लाइंट पे रन कर रहा है। बाकी जो हमारे कंपोनेंट है वो कहाँ पर रन कर रहे हैं, सर्वर कंपोनेंट में। ठीक है, सर्वर कंपोनेंट है हम। ठीक है जी।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे बात करेंगे कि हम इसमें डाटा फैचिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट जीएस ऐप राउटर में, ठीक है जी। और कैशिंग की फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं हम अपनी नेक्स्ट 13 की ऐप राउटर में, ठीक है जी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय।